हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिनिक जेई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और मैं आज फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आ गया हूं आप लोगों के सामने। और इस लेक्चर नंबर 5 में, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड के बारे में, कि सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, उसमें हम लोगों को कौन कौन से फॉर्मूला पढ़ना है, उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी पढ़ा रहा था और लास्ट में मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में आके रुक गया। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन दिया था और उस इक्वेशन के लिए मैंने आप लोगों से बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी के लिए की वैल्यू पूछी थी। ओके फ्रेंड्स, तो जो बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी का जो वैल्यू मैंने पूछा था, वो जो इक्वेशन था एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे पहले तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। जिन लोगों ने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो इस प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, उसके बाद ही मेरे इस लेक्चर में, वरना कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ अपना डाटा ही बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आप लोगों को एक जनरल बात बताई थी कि इसमें जो चेंज इन हीट होता है वो जीरो होता है, यानी कि किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं। और इसके लिए जो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का जो जनरलाइज्ड इक्वेशन दिया था, वो दिया था पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहां पे जो मेरा पी था वो था मेरा प्रेशर, जो मेरा V था वो था वॉल्यूम। ओके, और जो गामा था ये एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड्स, एक कांस्टेंट होता है जिसका मतलब होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में हम डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल के बच्चों के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आप इसको बस एक कांस्टेंट मान के चलिए। ठीक है, तो यहां इस चीज के लिए आप चाहे तो इसको नोट कर ले, वैसे बहुत जरूरी नहीं है। मैंने बस आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन दिया था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और मैंने ये पूछा था कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए मुझे बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू आप लोग बताएंगे। तो कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में, कुछ बच्चों ने फेसबुक पेज में इसका देने का कोशिश किया भी है, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से और सॉल्व करके बताता हूं। तो देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी निकाल रहे थे तो उसमें भी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने क्या किया था, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था। ओके फ्रेंड्स, तो जब मैंने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था तो उसके बाद मैंने उसके बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू निकाली थी। ठीक वही चीज हम यहां पे भी करेंगे। यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वांटिटी को मैं मान लूंगा u और इस क्वांटिटी को मान लूंगा मैं v। ओके, तो मैंने आपको जो d बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा था वो क्या था फ्रेंड्स, u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन था इसके लिए। ओके, ठीक वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। तो देखिए, मैं इसको जब यहां पे सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, ये देखिए, इसको मैंने u माना, इसको मैंने v माना है, तो ये हो जाएगा p गामा v टू दी पावर गामा माइनस 1 dv। ओके, प्लस इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, प्लस v टू दी पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को ये बेसिक मैथमेटिकल जो मैंने डिफरेंशिएशन किया है ये समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, पहले मैंने एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा और इस क्वांटिटी को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू दी पावर n माइनस 1। वही चीज मैंने यहां किया, गामा सामने आ गया, v टू दी पावर गामा माइनस 1, और फिर इस टर्म का भी मुझे डिफरेंशिएशन करना था तो dv प्लस v टू दी पावर गामा। अब ये मेरा क्या था, ये मेरा v था, इसको मैंने अलग कर दिया, dp इज इक्वल टू 0, क्योंकि p का कोई सी भी तरह का पावर नहीं था तो मैंने डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दिया, dp। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय
v टू द पावर गामा माइनस 1 बोथ द साइड्स। मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, v टू द पावर गामा माइनस 1 को इस इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं। आई मीन इस इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो देखिए ये किस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा p गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 dv प्लस v टू द पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूं v टू द पावर गामा माइनस 1, इसके भी नीचे आ गया v टू दी पावर गामा माइनस 1 और इसके भी आ गया v टू दी पावर गामा माइनस 1। मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को इस इक्वेशन से मैं डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखिए अब यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये v टू दी पावर गामा माइनस 1 v टू दी पावर गामा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये है v टू दी पावर गामा माइनस 1। ओके, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं v टू दी पावर गामा अपॉन v, तभी तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें v का पावर क्या है 1, तो v टू दी पावर गामा अपॉन v टू दी पावर 1 जो मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर जाके गामा माइनस 1 हो जाएगा। ये उसको मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए ये v टू दी पावर गामा ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो v टू दी पावर 1 है ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, p गामा dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं जीरो से, मतलब ये जीरो किसी भी चीज से डिवाइड होगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ओके, तो चलिए अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैं अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। कैसे रीअरेंज करूंगा, p गामा dv इज इक्वल टू, ये प्लस साइन है और ये जब वहां पे जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा माइनस v dp। तो ये कैसा हो गया फ्रेंड्स, अब मैं इस dv को यहां ट्रांसफर करूंगा तो ये इस टर्म से मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, p गामा इज इक्वल टू माइनस v dp बाय dv। और ये जो माइनस v है, ये जो v है, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, p गामा इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv बाय v। और इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यही टर्म कहलाता है मेरा बल्क मॉड्यूलस। और जब ये क्वांटिटी मेरा बल्क मॉड्यूलस कहलाता है, और बल्क मॉड्यूलस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, के से। तो के की वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होती है, p इंटू गामा। अगर आप लोगों ने भी यही आंसर दिया है तो वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने कोशिश किया और मैं अप्रिशिएट करता हूं। जिन लोगों का आंसर गलत भी आया है मैं फिर भी उनको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने इस चीज को ट्राई किया। यहां पे कंफ्यूजन, अगर आप यहां पे देखिए, आप चाहते तो इसे v टू दी पावर गामा से भी डिवाइड कर सकते थे, बट ये थोड़ा लेंथी आ जाता। एक्चुअली जो k की वैल्यू होती है p इंटू गामा ही होगी। ओके, नाउ अब यहां पे क्या हो गया, बल्क मॉड्यूलस तो मैंने निकाल लिया। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p गामा। इस चीज को नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फ्लूइड्स में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, देखिए फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, फ्लूइड में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हमारा बल्क मॉड्यूलस या कंप्रेसिबिलिटी की क्या वैल्यू हो सकती है वो यहां से हम देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। और देखिए जो लोग मेरे सिर्फ वीडियोस देखते हैं, मैं हर वीडियो में लास्ट में क्या करता हूं, आप लोगों को एक टारगेट देता हूं। उससे क्या होता है, और उस टारगेट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं। इस तरह से आपके टॉपिक की कंटिन्यूएशन बरकरार रहती है। और क्या होता है, मुझे ये भी पता चलता है आप लोगों के पार्टिसिपेशन से कि आप लोग मेरी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं, मेरी स्टडी को सीरियसली ले रहे हैं, मेरे नॉलेज को सीरियसली ले रहे हैं और खुद भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो देखेंगे, अगर आप लोग सिर्फ उसको देख के आगे बढ़ा देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने में थोड़ा समय लगता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक प्रिसाइज टाइम में ही एक वीडियो को बनाऊं, लेकिन 30 to 40 मिनट्स मेरा हर वीडियो रहेगा, तभी मैं अपने 40 to 45 आवर्स के जो मेरा टारगेट है उसको मैं पूरा करके करूंगा और तभी आपकी सिलेबस भी खत्म होगी। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो जो नेक्स्ट हम चीज पढ़ेंगे
जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है कहलाती है सरफेस टेंशन। चलिए समझते हैं उसको क्या हो रहा है। अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड्स। सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड्स। सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड को पढ़ाने से पहले चलिए मैं आप लोगों को एक कंडीशन देता हूं। आप लोग ने बहुत बार इस चीज को देखा होगा, महसूस किया होगा। आप लोग ने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं खासकर जैसे मॉस्किटो हो गए या जो लो वेट के होते हैं, आप लोग देखते हैं कि वो पानी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आपने हॉलीवुड मूवीज में इंसानों को जरूर देखा होगा, पर एक्चुअली में इंसान पानी के ऊपर नहीं चल सकता। बट अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पानी के ऊपर चल लेते हैं। और अगर मैं दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं तो अगर आप लोग जब भी किसी पॉन्ड या लेक या नदी के सामने रहते हैं, आप एक फ्लैट पत्थर को उठाते हैं और आप उसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, उसको थ्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टली थ्रो करने में आपका पर्पस ये रहता है कि स्टोन का सरफेस और वाटर का सरफेस आपस में कोलाइड करे। उससे क्या होता है कि जो आपका स्टोन है वो पानी में ही रिबाउंड करता है, मतलब जंप करता है। उससे भी अगर इंटरेस्टिंग बात की जाए तो बारिश होती है, जब भी बारिश होती है, जब भी पानी एक हाइट से नीचे गिराया जाता है तो वो हमेशा इस स्फेरिकल ड्रॉप में ही गिरता है। ये सब जितनी भी फिनोमिनाज हैं जो आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सारी की सारी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं और उसके बाद इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए मैं लिख रहा हूं सरफेस टेंशन इज द सरफेस फिनोमिना, it occurs at the interface of liquid and gases, and it also occurs at the interface of two different liquids। थोड़ा सोचते हैं इस बात को, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन जो होता है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। किसका सरफेस फिनोमिना होता है, लिक्विड एंड गैसेस के इंटरफेस में। देखिए मैंने क्या लिखा है, इट ऑकर्स एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ये एक ऐसा सरफेस फिनोमिना होता है जो कि लिक्विड एंड गैसेस के इंटरफेस में होता है, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेस के इंटरफेस मतलब जहां से लिक्विड और गैसेस का आपस में कांटेक्ट है, या फिर दो अलग अलग लिक्विड का मतलब ये है कि दो अलग अलग डेंसिटी वाली लिक्विड। अब दो अलग अलग डेंसिटी वाली लिक्विड कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर के ऊपर ऑयल रख दूं या मरकरी के ऊपर वाटर कर दूं, ठीक है, तो उनके इंटरफेस में भी आने वाले सरफेस फिनोमिना को ही हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसका मतलब यह है कि जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं वो भी तो वाटर के इंटरफेस में होता है, उसके सरफेस में होता है। जो पत्थर आप फेंकते हैं पानी में, वो पत्थर भी वाटर की सरफेस में टकरा के उछलता है, ना कि डूब के उछलता है। ध्यान दीजिए आप मेरी बातों का। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स आसमान से गिरते हैं वो ड्रॉपलेट्स भी जो बनते हैं फ्लूइड और एटमॉस्फेरिक एयर के इंटरफेस की वजह से बनते हैं, यानी कि इन तीनों केस में सरफेस की बात की जा रही है। जब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो उस सरफेस पे आने वाले इंटरफेशियल फिनोमिना को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये सरफेस टेंशन होता क्यों है, चलिए देखते हैं। सरफेस टेंशन
Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Surface tension occurs due to cohesive forces. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के फोर्सेस होते हैं लिक्विड्स की जब हम बात करते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स में क्या होता है फ्रेंड्स? कोहेसिव फोर्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा समझा देता हूं। एक होता है कोहेसिव फोर्सेस, एक होता है एडहेसिव फोर्स। इसका बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। कोहेसिव फोर्स में क्या होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले अट्रैक्शन को ही कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। और एडहेसिव फोर्स में क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? यहां पे क्या होता है? कोहेसिव फोर्स में इंट्रा मतलब आपस सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और अलग अलग इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में होने वाले अट्रैक्शन को ही एडहेसिव फोर्स कहते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होती है फ्रेंड्स? दूसरी चीज इसमें ये होती है कि यहां पे कोहेसिव फोर्स में जो थीटा होता है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये क्या होता है? ये सब आपको अभी पता चलेगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। और यहां पे जो थीटा होता है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसमें जो थीटा होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद जो तीसरी चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कोहेसिव फोर्स में नॉन स्टिकी कैरेक्टर्स होता है। जब भी आपका मॉलिक्यूल, जब भी आपका फ्लूइड में कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा तो वो कम चिपकेगी दूसरे सरफेसेस से। ठीक है। और एडहेसिव फोर्स में क्या होता है? स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है? स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक है। अभी आप बस इतना समझ के रखिए कि कोहेसिव फोर्सेस में इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है और एडहेसिव फोर्सेस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी आप बस इस बेसिक चीज को याद रखिए। आप चाहे तो इसका एक टेबल जैसा आप बना सकते हो और इस टाइप से आप लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पे क्या बताया कि सरफेस टेंशन जो होता है वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है। और जो तीसरा इसका होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सरफेस टेंशन होता है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। ये लिक्विड गैसेस के इंटरफेस में एक्ट करता है या फिर ये दो अलग अलग लिक्विड के इंटरफेस में एक्ट करता है। ठीक है, ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इन तीनों में से कोई भी एक चीज, मतलब आपको सरफेस टेंशन के बारे में 3-4 प्रॉपर्टीज दे देंगे और बोल देंगे इनमें से कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ये सब पता होगा तो आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सरफेस टेंशन में क्या होता है फ्रेंड्स? सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल जो टर्म होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें देते हैं। देखिए, मैथमेटिकली जो सरफेस टेंशन है, अच्छा इसको एक और चीज यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे बहुत अच्छी समझने वाली है,
मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पे भी कोहेसिव फोर्स होता है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो हीट जो होता है वो क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन के जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम कर देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर हो जाते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स आपके बहुत दूर दूर हो गए तो उनके आपस में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और जितना कम कोहेसिव फोर्स होता है उतना ही कम सरफेस टेंशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन फिनोमिना के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी जो कोहेसिव फोर्स होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसेक्ट पानी में जितना आसानी से चल पाएगा उससे ज्यादा आसानी से वो मरकरी के ऊपर चल पाएगा। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मरकरी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मरकरी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, मरकरी इतनी आसानी से बहेगा नहीं जितना आसानी से वाटर बहेगा। इसका मतलब यह है कि उसकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। और आप खुद इमेजिन करके देखिए, खुद सोच के देखिए कि मरकरी एक बहुत ही हैवी लिक्विड होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी पानी से लगभग 14 गुना ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि उसमें चलना ज्यादा आसान है, ठीक है, उसमें सरफेस टेंशन का फिनोमिना होना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये ओवरव्यू समझ में आ रहा होगा कि सरफेस टेंशन हो कैसे रहा है। ठीक, अब मैथमेटिकली जो सिग्मा होता है इसको डिनोट करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये आपका एक मैथमेटिकली इसको ऐसे डिनोट किया जा सकता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। सिग्मा जो होता है उसे डिनोट किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, या फिर और हम लोग जो सरफेस टेंशन है इसको डिनोट कर सकते हैं एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। यहां पे देखिए मैं कौन सा एरिया ले रहा हूं, सरफेस एरिया को ले रहा हूं। समझ में आया? यानी कि जो सरफेस एरिया। अब मुझे आप लोग ये बताइए, अब चलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो को फिर से पॉज करिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। हार्डली आपको 2 सेकंड लगेगा सोच के इसको लिखने में। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इस चीज को लिखा होगा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इस चीज को कि जो सरफेस टेंशन है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, देखिए फोर्स होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और लेंथ का क्या होता है, मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे जो होगा, जो ऐसा यूनिट होगा वो सिग्मा का क्या होगा, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर। अगर आप एनर्जी के टर्म्स में देखें तो देखिए एनर्जी का जो एनर्जी पर सरफेस एरिया, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे जूल्स होता है। बिल्कुल जूल्स होता है, लेकिन जूल्स को हम न्यूटन, मीटर, सेकेंड इसमें कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन, इसको एनर्जी को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं ना वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स होता है न्यूटन, डिस्टेंस होता है मीटर। तो देखिए यहां से मैं इस चीज को ऐसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूं। ठीक, सोच के देखिए, सब चीज आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, आप कितना जल्दी से उस चीज को सोच सकते हैं। तो एनर्जी होती है न्यूटन पर मीटर डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां से एक मीटर मीटर कैंसिल, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर। बहुत सारे जगह पे आप लोगों को सिर्फ सिग्मा की जो वैल्यू है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ दे दी जाती है और न्यूमेरिकल इससे पूछ लिया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं, एनर्जी के टर्म्स में, सरफेस एरिया के टर्म्स में सरफेस टेंशन कैसे निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने ऐसा यूनिट को कंपेयर किया तो ये चीज सही आ गई, मतलब ये चीज यूज हो सकती है। ठीक है, आप इसे आप एज अ फॉर्मूला ले लीजिए या इसे आप एज अ कॉन्सेप्ट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ऐसा यूनिट होता है आपके सरफेस टेंशन का वो होता है न्यूटन पर मीटर। ओके, अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कुछ जो होते हैं, कुछ हम लोग इसमें और भी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। जो
सरफेस टेंशन में ही होता है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सरफेस टेंशन इन बबल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, देखिए लिक्विड ड्रॉपलेट्स और बबल्स के केस में भी आपको सरफेस टेंशन पूछा जाता है। अब देखिए बबल क्या होता है, बबल क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एकदम बेसिक, आप लोगों ने भी देखा होगा वाटर बबल को। वाटर बबल आपका एक हॉलो क्या होता है, एक हॉलो स्फेरिकल लिक्विड होता है जिसमें ये जो बबल होता है एक समय के, देखिए ये क्या होता है, या तो ड्यू टू सोप एक्शन या ड्यू टू क्या बोलते हैं शैम्पूज, ये सब की वजह से आप लोगों ने देखा होगा बबल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो बबल्स बनते हैं इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेशर होता है। देखिए बाहर पे प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, ये प्रेशर होता है, और बबल्स के अंदर भी प्रेशर होता है। ठीक है, बबल्स के अंदर भी प्रेशर होता है। जब ये प्रेशर डिफरेंस होता है, जब ये प्रेशर डिफरेंस ऑकर होता है तो क्या होता है, ये बबल्स बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो ये प्रेशर डिफरेंस को मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर डिफरेंस को मैं क्या कर रहा हूं, डेल पी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक, प्रेशर डिफरेंस को क्या कर रहा हूं मैं, डेल पी से। अब मैंने आप लोगों को सरफेस टेंशन के बारे में बताया था कि सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, देखिए ये पोर्शन तो आपका लिक्विड है, भले अंदर एयर है लेकिन अंदर क्या है, बाहर क्या है आपका लिक्विड, और लिक्विड एयर के इंटरफेस में होता है कि नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है चेंज इन प्रेशर को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकली, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, डेल पी इज इक्वल टू, ये होता है आपका बबल के लिए 8 सिग्मा बाय डी। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्या कह रहा हूं मैं, जो चेंज इन प्रेशर बबल्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, 8 सिग्मा बाय डी हो जाता है। पर याद रखेंगे कि अंदर भी आपका एयर है और बाहर भी आपका एयर है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज जो होती है, ये पहला जो था आपका ये क्या था, बबल। दूसरा जो था आपका वो है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट क्या होता है, ड्रॉपलेट जो होता है लिक्विड का, जो हम बूंद कहते हैं, पानी की बूंदें, ठीक है, उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट में क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा जो होता है आपका, ये पूरा का पूरा जो होता है ये लिक्विड होता है ना, अंदर एयर नहीं होता, इसमें जो लिक्विड होता है ये पूरा का पूरा लिक्विड आपका जो इंटरफेस करता है एयर के साथ। और इस केस में भी जो चेंज इन प्रेशर होता है, जो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स अपन, जो चेंज इन प्रेशर होता है वो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है 4 सिग्मा बाय डी। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो है ये है डेल पी, ये क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर, क्या हो गया डेल पी फ्रेंड्स, चेंज इन प्रेशर। और जो सिग्मा हो गया, सिग्मा होता है आपका सरफेस टेंशन। सिग्मा क्या होता है फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन। और जो डी होता है फ्रेंड्स, डी ये होता है डायामीटर, डी होता है डायामीटर ऑफ बबल और ड्रॉपलेट। समझ में आया? अगर मैं ड्रॉपलेट की बात करूंगा जो डी होगा वो होगा डायमीटर ऑफ द बबल, और जो ड्रॉपलेट की बात करूंगा वो होगा डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट। मतलब मैं जिस भी कंडीशन को ले रहा हूं, अगर मैं ड्रॉपलेट ले रहा हूं तो डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट का लेंगे, अगर मैं बबल ले रहा हूं तो डायमीटर ऑफ द बबल लेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिख दूं तो यहां से सिग्मा कैलकुलेट किया जा सकता है, वो होगा डेल पी इंटू डी अपॉन 8। आप जनरली इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, जो आज का मेरा आप लोगों को असाइनमेंट है वो ये है कि अगर मैं, देखिए यहां पे बबल को मैंने दिया था, अगर मैं बबल को पानी के अंदर रखूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर बबल पानी के अंदर हो तो उसमें चेंज इन प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा,
ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो मुझे आप लोगों का जो असाइनमेंट है आज का फॉर लेक्चर नंबर 6 के लिए, वो आप मुझे बताएंगे कि अगर बबल पानी के अंदर है, ठीक है, यहां पे जो लिक्विड बबल है ये वाटर के लिए ही है, तो अगर बबल हमारे पानी के अंदर है तो उसके लिए चेंज इन प्रेशर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, आपको इन टर्म्स ऑफ सिग्मा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है, या फिर हमारे जो फेसबुक पेज बन रहे हैं उस फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिनिक जेईई स्टडी के फेसबुक पेज में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि ये क्या होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अभी आज हम लोग ने पढ़ा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूं। कुछ सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैं आपको लिखवा देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला है कि सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो आज हमने पढ़ा, सरफेस टेंशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था, सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तीसरा क्या था, सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, चौथा क्या था, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ये क्या था फ्रेंड्स, न्यूटन पर मीटर। पांचवा पॉइंट था, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, उसके बाद था हमारा, हमने और क्या पढ़ा फ्रेंड्स, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर with interference with gases at 20 डिग्री सेल्सियस, ये दिया जाता है 0.0738 न्यूटन मीटर। 1 2 3। ओके, बहुत समझिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो उसका एक ये ओवरव्यू है सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सरफेस टेंशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, ये कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन का एडहेसिव फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एडहेसिव फोर्सेस। द ऐसा यूनिट ऑफ जो सरफेस टेंशन होता है, ये एसटी मैंने देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप इसे जब अपने नोट्स में लिखेंगे तो पूरा करके लिखेंगे। तो सरफेस टेंशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सरफेस टेंशन होता है वाटर गैस इंटरफेस का 20 डिग्री सेल्सियस में, वो होता है 0.0738 न्यूटन मीटर। अब जनरली क्या होता है, मैंने इस पॉइंट को क्यों लिखवाया, इस पॉइंट को लिखवाने के पीछे जो मेरा मकसद था फ्रेंड्स वो ये था कि जब भी आपको सरफेस टेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, खासकर वाटर के लिए, तो हो सकता है कि वो आपको ये डाटा प्रोवाइड कर दे। जनरली जो सरफेस टेंशन ऑफ जो वाटर होता है, जनरली कुछ बुक्स में फ्रेंड्स 0.0728, 0.073 और 0.0736 इन रेंजेस में लिया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है वाटर का सरफेस टेंशन और आप उसे यूज करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉलो करते हैं वो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। मैंने इस चीज को
सुब्रमण्यम बुक से देखा था। सुब्रमण्यम सर जो है वो IIT के प्रोफेसर रहे हैं और मैंने उनकी बुक्स को फॉलो किया है। मैं अच्छे ऑथर्स की बुक्स को फॉलो करता हूं और वहां से मैंने इस चीज को देखा है कि अगर आपको सरफेस टेंशन दे दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं दिया है तो 0.073 को आप क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये लेक्चर नंबर 5 सरफेस टेंशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन इन लिक्विड एंड बबल्स, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, वाटर के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू को देखी, और जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा द कैपिलरी एक्शन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा, वो होगा कैपिलरी एक्शन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, और आज का जो मेरा ये असाइनमेंट है वो आप लोगों को है कि अगर वाटर बबल आपके वाटर के अंदर होगा तो उसमें जो चेंज इन प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, या आप डायरेक्टली मुझे उसका फॉर्मूला भी दे सकते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये डिलीवरी अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल जीनिक जेईई स्टडी को, मैकेनिकल एंड सिविल, ओके, मैकेनिकल एंड सिविल को और इलेक्ट्रिकल को, इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है कि मैं अपनी स्टडी, मैं अपने पढ़ाने के अप्रोच में अगर कुछ इंप्रूवमेंट दे सकता हूं तो आपका रिकमेंडेशन मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस होगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे रिकमेंड करें कि सर आप थोड़ा तेज पढ़ा सकते हैं, सर आप थोड़ा स्लो पढ़ा सकते हैं। आप लोग मुझे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन दे, वो मोस्ट हार्टली वेलकम होगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ पढ़ें और लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस लाऊं तो वो भी बहुत बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं। बस मेरे को ये चाहिए कि आप लोग अपना 100% पार्टिसिपेशन मेरे इस चैनल को दें और मेरी इस पढ़ाई को दें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।